आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फ्रिक्शन के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लैट बेल्ट ड्राइव में जब फ्लैट बेल्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें किस तरीके से टेंशन काम करता है, कैसे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ये डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वी बेल्ट और रोप बेल्ट के बारे में। जब हम बेल्ट ड्राइव में वी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं या रोप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स काम करता है और बेल्ट में जो भी टेंशन आता है उसका रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या टेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये एक डेरिवेशन डिराइव किया था जो कि बेल्ट में लूज साइड और टाइट साइड में टेंशन का रेशियो था T1/T2 इज इक्वल टू E⁻μB। T1 क्या है? टेंशन फोर्स है बेल्ट के टाइट साइड में, T2 लूज साइड में टेंशन फोर्स है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेल्ट और पुल्ली के बीच, और बीटा जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमें मिला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये फ्लैट बेल्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एक पुल्ली है और उसमें फ्लैट बेल्ट लगाओ तो वहाँ पे टेंशन का रेशियो के लिए इक्वेशन है। साथ ही साथ बैंड ब्रेक है या रोप लगा हुआ है नॉर्मल सिलेंड्रिकल सरफेस पे तो उसके लिए यूज़ करते। देखिए ये फ्लैट बेल्ट है, यहाँ पे पुल्ली है तो पुल्ली का जो सरफेस है जिससे कॉन्टेक्ट है ये बेल्ट वो फ्लैट है। ठीक है, इस तरीके से जब बेल्ट ड्राइव हो तो उस पर ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं बैंड ब्रेक है। ठीक है, एक बैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी जो बेल्ट है ना, ये ब्रेक है तो उसके लिए भी हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं इसके बेल्ट में टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई रोप आप यूज़ कर रहे हो जो सिंपली एक सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर ऐसे रोल्ड है तो या इस केस में भी हम रोप में जो टेंशन आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन सब में आप देखेंगे कि पुल्ली बेल्ट के साथ जो कांटेक्ट हो क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। लेकिन आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा जिसमें हम लोग इस तरीके से बेल्ट का यूज़ करते हैं, है ना, और जो पुल्ली रहता है उसमें ग्रुप बनाता है। ये ग्रुप जो रहता है वो वी शेप में हो सकता है या सर्कुलर सरफेस के फॉर्म में हो सकता है। तो पुल्ली के सरफेस में क्या होता है, ग्रुप बना होता है जिसमें ये बेल्ट फिटेड रहता है। ठीक है, तो इस केस में इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वी ग्रुप बना रहता है तो उसमें जो बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो वी बेल्ट कहलाता है। ठीक है, या इस ग्रुप में ऐसे रोप को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो जैसे पुल्ली पे यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है और ये रोप जो है उसका यूज़ करें पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो इन सब में क्या होता है, पुल्ली में इस तरीके से ग्रुप बना रहता है, ये वी ग्रुप हो सकता है, सर्कुलर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बेल्ट में जो टेंशन आएगा उसके लिए इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग से इक्वेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर है? और क्यों यूज़ नहीं कर सकते ये आगे हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें होता है और ये ग्रुप क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली इस लेक्चर में हम लोग जब पुल्ली में ग्रुप बना हो और वहाँ पे हम वी बेल्ट या रोप का यूज़ करते हैं तो इस टाइप के बेल्ट ड्राइव में हम टेंशन रेशियो कैसे फाइंड आउट करें इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी तरीके का बेल्ट हो उसमें एक ड्राइविंग पुल्ली होता है, एक ड्रिवन पुल्ली होता है। तो उसमें जो बेल्ट लगा रहता है, कोई भी बेल्ट हो, फ्लैट बेल्ट हो, रोप हो या वी बोल्ट हो, तो एक साइड पे लूज़ रहता है, दूसरे साइड पे टाइट रहता है। लूज़ की तरफ कम टेंशन आएगा और टाइट साइड पे अधिक टेंशन आएगा। तो जैसे फ्लैट बेल्ट के लिए कंडीशन था कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही है, देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, लूज़ रहेगा, नीचे की तरफ टाइट रहेगा। वैसे ही अगर ये दोनों पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ड्राइविंग और ड्रीवन, ठीक है, ये छोटा पुल्ली ड्राइविंग है और बड़ा पुल्ली ड्रीवन है, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर टाइट रहेगा, नीचे लूज रहेगा, ये स्लैक साइड रहेगा। तो हमने देखा था कि टाइट साइड क्या होता है, जिस तरफ टाइट साइड रहता है बेल्ट का उधर
ड्राइविंग पुल्ली की तरफ ये बेल्ट क्या करता है, अप्रोच करता है और ड्रिवन पुल्ली को ये लीव करता है, मतलब छोड़ता है ये पुल्ली, है ना, चाहे वो क्लॉकवाइज कंडीशन हो या एंटी क्लॉकवाइज। और लूज साइड में क्या होता है, ये जो बेल्ट है लूज साइड में ये ड्रिवन पुल्ली को अप्रोच करेगा और ड्राइविंग पुल्ली को ये लीव करेगा, ठीक है। तो ये होता है वी बोल्ट और रोप के केस में भी, फ्लैट बेल्ट के केस में भी यही होता है, ठीक है। अब हम लोग वी बेल्ट और रोप ड्राइव जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो टेंशन आ रहा है टाइट साइड या लूज साइड में, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये मान लो एक हमने ले लिया है, ये ड्रिवन पुल्ली है, ड्रिवन पुल्ली का सेंटर ओ है, इसमें एक वी बेल्ट है या रोप है, जैसा आप लेना चाहें, दोनों ही केस के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। मान लो ये वी बेल्ट है या रोप है, ठीक है। अब ये क्या है, इस पुल्ली जो ड्रिवन पुल्ली उससे ये व्रैप्ड है, ठीक है। तो ये पुल्ली जो है ए से बी तक जो बेल्ट है इस पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बीटा है, ए से बी तक ये बेल्ट वी बेल्ट या रोप जो है पुल्ली के साथ कांटेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए से बी तक जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा या एंगल ऑफ लैप होगा, जो कि बीटा है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो बी साइड क्या करेगा, इसको लीव करेगा और ए साइड में इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। जिधर अप्रोच कर रहा है उधर क्या होता है, लूज होता है, जिधर लीव कर रहा है टाइट रहता है। तो बी साइड में ज़्यादा टेंशन होगा क्योंकि ये लीविंग पोजीशन है, मान लो यहाँ पे T1 है जो कि ज़्यादा है, और इधर अप्रोच कर रहा है ये बेल्ट ए साइड पे, तो ये कम टेंशन होगा T2 है। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू T1 से कम है, ठीक है। अब हमें T1 और T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए से थीटा डिग्री पे, देखिए ए से थीटा डिग्री पे हमने छोटा सा पार्ट या एलिमेंट कंसिडर किया ए बी, और इसी ए बी जो है बेल्ट का पार्ट है, वी बेल्ट या रोप बेल्ट, इसी ए बी के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन फाइंड आउट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके T1 T2 के फॉर्म में एक डेरिवेशन मिलेगा। तो इस छोटा सा एलिमेंट ए बी को हमने कंसिडर किया जो कि सेंटर से डी थीटा डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पुल्ली हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल फ्लैट पुल्ली नहीं है, ये क्या है, ग्रुप है, उसमें वी ग्रुप बना हुआ है। तो वी ग्रुप के लिए डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, वी ग्रुप पुल्ली है, ये जो पुल्ली है ड्रिवन पुल्ली भी और ड्राइविंग पुल्ली भी। तो वी ग्रुप पुल्ली है, तो ये देखिए वी ग्रुप एक एंगल पे होगा, ग्रुप जो है, तो ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंगल, 2 अल्फ़ा एंगल, एंगल ऑफ ग्रुप है, जो वी ग्रुप बना हुआ है उसका एंगल है 2 अल्फ़ा, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा कि T1 क्या है, टेंशन है बेल्ट में टाइट साइड में, ठीक है, बी साइड में, T2 स्लैक साइड या लूज साइड में टेंशन है इस बेल्ट में या रोप में, ठीक है। साथ ही साथ बीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप है, ये बेल्ट पुल्ली के साथ जितना कांटेक्ट बना रहा है ए से बी, ये एंगल है बीटा जो कि सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। अब हमने एक ए बी एलिमेंट कंसिडर किया है जो कि ए से थीटा डिग्री पे है, और ये ए बी एलिमेंट सेंटर से डी थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसी ए बी में हमें क्या निकालना है, पहले टेंशन रेशियो निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करके टोटल पुल्ली के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है बी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ए बी है जो कि सेंटर ओ से डी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। अब ये ए बी, ए की तरफ टेंशन मान लेते हैं हम लोग टी है ना, जो कि लूज साइड है, बी तरफ ज़्यादा टेंशन होगा टी प्लस डी टी, ये हमने मान लिया कि यहाँ पे ज़्यादा टेंशन है डी टी, क्लियर है, क्योंकि ये टाइट साइड है। अब ये जो बेल्ट है वी बेल्ट या रोप, ये वी ग्रुप पुल्ली के साथ कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट पे है तो ये इस पर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा बेल्ट पे या रोप पे, जो कि डी एन है, ठीक है। अब ये राइट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है,
तो इसको लेफ्ट की तरफ इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा DF, ये हमने मान लिया DF छोटे से एलिमेंट AB के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है पुल्ली, तो बेल्ट जस्ट स्लिप करती है, जस्ट स्लीपिंग पोजीशन के लिए हमने ये चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, लिमिटिंग पोजीशन के लिए है, क्योंकि इस समय ही मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है, तो इस कंडीशन के लिए हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस हमने मान लिया। अब टेंशन एट ए है T है, टेंशन एट B T प्लस डी थीटा हमने मान लिया। अब ये T और T प्लस डी टी जो है ये हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से T थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म करेगा, क्लियर है, ये D थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म करेगा T भी और T प्लस डी टी भी, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमने देखा DN है, जो कि पुल्ली के थ्रू बेल्ट पे काम कर रहा है, तो बेल्ट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स DA लेफ्ट की तरफ काम करेगा, जिसका वैल्यू म्यू DN के बराबर होगा। म्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है पुल्ली और बेल्ट के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग करना है फ्लैट बेल्ट कंपेरिजन। देखिए DN क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, और ये DF क्या है, फ्रिक्शन है छोटे से एलिमेंट में। लेकिन ये DN कहाँ पे एक्ट करता है, DN बेल्ट और पुल्ली के बीच में रिएक्शन फोर्स है, जहाँ पे सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, वहाँ पे ये रिएक्शन काम करता है। तो ये देखिए ये पुल्ली जो है क्या है, V ग्रुप बना हुआ है, जो कि 2 अल्फा एंगल से है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये रोप या V बेल्ट रखी हुई, तो आप देखेंगे कि नीचे ये कांटेक्ट नहीं है, ये पुल्ली का जो बेस है वहाँ पे कांटेक्ट नहीं है रोप या V बेल्ट का। ये कांटेक्ट कहाँ पे, ये जो ग्रुप है इंक्लाइन सरफेस है वहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है। वैसे ही V बेल्ट के लिए भी ये इंक्लाइन सरफेस से कांटेक्ट है, ठीक है। अब ये नीचे कांटेक्ट क्यों नहीं रहता है, इसके पीछे भी रीज़न है कि हमने इंक्लाइन सरफेस से क्यों कांटेक्ट है, नीचे से क्यों कांटेक्ट नहीं रहता है रोप या बेल्ट, इसके पीछे भी रीज़न है, आगे इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट है तो यहाँ पे ही रिएक्शन काम करेगा, दोनों जगह कांटेक्ट है लेफ्ट और राइट ग्रुप में या इंक्लाइंड सरफेस पे, तो एक एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा, और दोनों ही रिएक्शन फोर्स क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। तो DN1 मान लो काम कर रहा है, रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये पुल्ली से इस इंक्लाइंड सरफेस कांटेक्ट, तो यहाँ पे DN1 काम करेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, इतना ही रिएक्शन फोर्स यहाँ पे भी काम करेगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, DN1 और ये DN1। वैसे ही ये V बेल्ट के केस में भी यही होगा, ये इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स और इधर भी रिएक्शन फोर्स काम करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों जगह पे रिएक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे रिएक्शन लगा दिया है DN, तो DN एक्चुअल में क्या है, ये जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है DN1 उसका इक्विवेलेंट रिएक्शन फोर्स है। ये DN क्या है, DN1 का रिजल्टेंट वैल्यू है ये DN, ठीक है। तो DN का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस DN1 और DN1 का वैल्यू का यूज़ करके, क्लियर। अब ये देखिए DN1 और ये DN1 हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा डिग्री फॉर्म करेगा, क्योंकि ये ग्रुप का एंगल 2 अल्फ़ा है, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है अल्फ़ा के बराबर होगा, V ग्रुप के लिए भी और रोप के लिए भी और V बेल्ट के लिए भी। अब ये दोनों मिला के मतलब DN1 और DN1 जो दोनों रिएक्शन फोर्स है उसका इक्विवेलेंट फोर्स होगा DN। तो इस DN का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है DN एक्ट कर रहा है, DN एक्चुअल में क्या है, DN1 और DN1 का रिजल्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि V ग्रुप के केस में किसी किसी रिएक्शन फोर्स काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये रोप या V बेल्ट नीचे सरफेस पे कांटेक्ट क्यों नहीं रहता, ठीक है। DN क्या है, DN1 और DN1 का रिजल्टेंट है, तो ऐसा होने से क्या होगा, DN का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है अगर हमने उसको बेस से कांटेक्ट नहीं रखा। अगर ये बेल्ट रोप या बेल्ट नीचे सरफेस से कांटेक्ट नहीं है तो ऐसा होने से क्या होता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन DN है इसका वैल्यू बढ़ जाता है, अगर ये नीचे कांटेक्ट रहेगा तो ये DN का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं रहता,
ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। क्लियर है। तो इसलिए नीचे सरफेस पे ये बेल्ट जो है कांटेक्ट नहीं रहता, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस रहता है। आप देखेंगे रोप या वी बेल्ट में तो नीचे थोड़ा सा स्पेस रहता है। ऐसा करने से बेल्ट में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है और बेल्ट जो है स्लिप नहीं होता है। क्लियर है। तो ये जो dn की वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन dn ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस dn1 है। तो देखिए dn1 को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये साइन कंपोनेंट आएगा, dn1 साइन अल्फ़ा प्लस dn1 साइन अल्फ़ा, चाहे रोप के लिए हो या वी बेल्ट के लिए। तो ये dn दोनों का सम होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन कंपोनेंट आ रहा है। तो फाइनली dn का वैल्यू हमें मिलेगा 2dn1 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से हम dn1 की वैल्यू निकाल सकते हैं dn/2 साइन अल्फ़ा। क्लियर है। ये डी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा। इसी तरीके से दोनों तरफ इतना रिएक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स dF। अब नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पे कांटेक्ट है वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स dF हमने अप्लाई किया है वो दोनों सरफेस की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा dF1 इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, dF है। ये जो व्यू मैंने नीचे ड्रॉ किया ये साइड व्यू है। यहाँ पे जो आपको ऊपर व्यू दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है। साइड से देखने से ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, नीचे डायग्राम, और ये फ्रंट से देखोगे तो इस तरीके से ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है। तो ये dF क्या है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स और इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स के सम के बराबर होगा, यह इसका रिजल्टेंट है। तो dF का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स dF1 म्यू dN1 के बराबर होगा, इधर जो dF1 फ्रिक्शन आएगा ये वैल्यू म्यू dN1 के बराबर होगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू dN1 प्लस म्यू dN1। ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स है इस AB एलिमेंट में। क्लियर है। तो फाइनली dF इज इक्वल टू 2 म्यू dN1 मिलेगा। dN1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये मिल जाएगा dF इज इक्वल टू म्यू dN अपान साइन अल्फ़ा, और इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपान साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉसेक अल्फ़ा, और फाइनली फ्रिक्शन फोर्स dF का वैल्यू मिलेगा म्यू कॉसेक अल्फ़ा dN। क्लियर है। तो फ्लैट बेल्ट के केस में ही ये dF हमने लिया था, लेकिन इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है या फ्रिक्शन फोर्स है इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, क्योंकि ये फ्लैट पुल्ली पे नहीं है, एक ग्रुप पुल्ली पे रखी हुई है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अलग, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पे अलग आएगा। बाकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो फ्लैट बेल्ट के जैसा ही है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमें T1 और T2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये A पे T, B पे T प्लस D, DN अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, DA फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इस छोटे से एलिमेंट के लिए एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट फोर्स को रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो T और T प्लस DT ये हॉरिजॉन्टल से d थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व करके अलजेब्रिक सम करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन के लिए हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है। मतलब ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है पुल्ली तो ये राइट डायरेक्शन में जस्ट स्लिप होती है, तो उस पोजीशन पे ये फ्रिक्शन फोर्स dF यहाँ पे काम कर रहा है। तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, dF अब एक्ट कर रहा है, T का कॉस थीटा कंपोनेंट और T प्लस डी थीटा का भी कॉस थीटा कंपोनेंट काम करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस T कॉस डी थीटा बाई 2, माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगा, dF का डायरेक्शन निगेटिव एक्स है इसलिए माइनस dF, T प्लस डी टी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा इसलिए प्लस T प्लस डी टी कॉस थीटा डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो वाई डायरेक्शन में देखिए
टी का कॉस कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, दोनों ही टी प्लस डी टी का, इसलिए माइनस, और डी एन अपवर्ड है इसलिए प्लस, माइनस टी साइन डी थीटा बाई टू, टी का साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, है ना, माइनस टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस डी एन माइनस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम देखिए, यहाँ पे डी थीटा का जो वैल्यू है बहुत ही कम है, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए हमने लिया हुआ है, तो डी थीटा ऑलरेडी कम है, तो डी थीटा बाई टू तो और कम हो जाएगा। तो कॉस डी थीटा बाई टू के मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम होता है, तो ये 1 हमने ले लिया। और कॉस डी थीटा बाई टू मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए साइन डी थीटा बाई टू जो होता है वो 0 के तरफ होता है, तो 0 ना लेके हमने इसको मिनिमम वैल्यू ही ले लिया डी थीटा बाई टू। तो ये दोनों वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रखेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन से यहाँ पे कॉस डी थीटा टू 1 रखेंगे तो माइनस टी होगा। डी एफ का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है म्यू कॉसेक अल्फा डी एन प्लस टी प्लस डी टी, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से टी टी कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या हमारे पास, डी टी इज इक्वल टू म्यू कॉसेक अल्फा डी एन। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का यूज़ करके। अब एफ वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है उसका यूज़ करेंगे, साइन डी थीटा बाई टू के जगह डी थीटा बाई टू होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी डी थीटा बाई टू प्लस डी एन माइनस टी प्लस डी थीटा टी प्लस डी टी डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए माइनस टू टी डी थीटा बाई टू प्लस डी एन माइनस डी टी डी थीटा बाई टू हमें मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे टी वाला टर्म्स है, दो माइनस माइनस है तो 2t हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा, देखिए ये डी टी इंटू डी थीटा बाई टू, ये वाला टर्म्स आप देखिए, ये डी थीटा पहले से कम है, उसमें स्मॉल वैल्यू डी टी हमने और मल्टीप्लाई करिया है, तो ये वैल्यू क्या कर हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस वाले टर्म को। तो फाइनली हमारे पास बचेगा ये वाला टर्म टी डी थीटा प्लस डी एन, ये माइनस में है ना, तो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा डी एन इज इक्वल टू टी डी थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन का यूज़ करके इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा, डी एन इज इक्वल टू टी डी थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिला, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या मिला है, पहला इक्वेशन मिला है डी टी इज इक्वल टू म्यू कॉसेक अल्फा डी एन, और नीचे डी एन का वैल्यू मिला है टी थीटा, तो इस डी एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू म्यू कॉसेक अल्फा टी डी थीटा, इक्वेशन मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन और क्या मिल जाएगा, टी को नीचे ले आइए, डी टी अपान टी इज इक्वल टू म्यू कॉसेक अल्फा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये जो इक्वेशन मिला है वो छोटे से एलिमेंट ए बी के लिए है, छोटे से एलिमेंट ए बी के लिए हमने निकाला हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे बेल्ट ए बी जो कि पुल्ली के साथ कांटेक्ट है उसके लिए हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशन मिलेगा। क्लियर है, ये अभी इस छोटे से एलिमेंट में जो टेंशन फोर्स है उसके बीच का रिलेशन है, तो हमें पूरे बेल्ट जो पुल्ली के साथ कांटेक्ट है, जहाँ एक तरफ T1 और दूसरी तरफ T2 काम कर रहा है, उसके बीच में रिलेशन चाहिए। तो वहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। देखिए क्या क्या कंडीशन है, लिमिट क्या रहेगा, पॉइंट ए जो कि लेफ्ट तरफ था थीटा 0 है, तो वहाँ पे टेंशन T2 होगा, T2 लूज साइड में टेंशन। बी पे जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ लेफ्ट के बराबर होगा, और यहाँ पे टेंशन कितना है T1 है जो कि मैक्सिमम टेंशन है टाइट साइड में। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी, अपर लिमिट T1 लोअर लिमिट T2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू कॉसेक अल्फा डी थीटा, अपर लिमिट बीटा लोअर लिमिट 0। 1 अपान टी को डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ई टी, और अपर लिमिट T1 T2
वैसे ही म्यू कॉसेक अल्फ़ा ये कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू भी कांस्टेंट है, कॉसेक अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा केवल 1 का, 1 डी थीटा बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये थीटा मिलेगा, और अपर लिमिट बीटा है और ये लोअर लिमिट 0। T1 और T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये log e T1 माइनस log e T2 मिलेगा, तो ये फाइनली log e T1 अपान T2 मिल जाएगा। वैसे ही म्यू कॉसेक अल्फ़ा बीटा मिलेगा। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली हमें ये मिल जाएगा T1 अपान T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू कॉसेक अल्फ़ा बीटा। क्लियर है? ये रिलेशन हमें मिलेगा जब पुल्ली में वी बेल्ट या रोप का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो टाइट साइड में टेंशन है T1, लूज साइड में टेंशन है T2, इसके बीच में एक रिलेशन हमें मिल जाएगा T1 अपान T2 इज इक्वल टू ई म्यू कॉसेक अल्फ़ा बीटा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है पुल्ली और बेल्ट के बीच में, अल्फ़ा जो है वो ग्रुप का एंगल है कि 2 अल्फ़ा ग्रुप का एंगल था, उसका हाफ अल्फ़ा जो है ये एंगल मिल जाएगा, और बीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस इक्वेशन से हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम वी बेल्ट या रोप जो वी ग्रुप वाले पुल्ली में रैप्ड हो तो उसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिंपल फ्लैट सरफेस वाला पुल्ली है तो वहाँ पे ये रिलेशन T1 अपान T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू बीटा होता है। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया टेंशन रेशियो के लिए वी बेल्ट और रोप के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।